Hello, my dear students. Welcome back to our channel. Today we are going to start with the revision of chapter 7, respiration in plants. Respiration की process plants में कैसे होती है, that we are going to study in this chapter, or rather we have studied, now we are going to revise it. So certain important terms and definitions as usual. First is what is respiration? So respiration, you know, it is a process, it is a catabolic process जहाँ पे कि एक particular substrate is broken down to release energy. तो अब ये क्या है, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ लिविंग सेल टू रिलीज एनर्जी. यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, सिंस यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड. So it involves the stepwise oxidation of glucose. Stepwise oxidation का मतलब हो गया series of reactions. यहाँ पे आप ये भी mention कर सकते हैं. That means it involves a series of reactions in a living cell to release energy. तो मतलब कि एक ग्लूकोज हमारा सबस्ट्रेट है जिस पे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ CO2 एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एनर्जी. तो ये रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं जो उसके जिन पे एक्ट करती है, जो सबस्ट्रेट है जिस पे कि ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, दैट इज़ द ग्लूकोज. सो रेस्पिरेशन के लिए इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन इसेंशियल है. और रेस्पिरेशन दो तरह की होती है. एक के लिए ऑक्सीजन इसेंशियल है, उस मतलब उसके बिना रेस्पिरेशन नहीं हो सकती, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस. अब बचपन में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की आपकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो आई मीन बचपन इन द सेंस लोअर क्लासेस, यू आर स्टिल बचपन ही चल रहा है आपका. तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर आपने लोअर क्लास में पढ़ी है तो उसमें क्या था, द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. अभी तक आपने पढ़ा था इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करें. नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. it involves complete oxidation of glucose, means जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो completely break down होता है in the presence of oxygen to release CO2 and water plus a lot of energy. तो ये है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक में क्या होता है, एनारोबिक हमने क्या पढ़ी है, दैट रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर. नाउ सिंस अगेन you are in a higher class comparatively, so anaerobic respiration की definition में अब आप पढ़ेंगे कि it involves the incomplete breakdown of glucose. यहाँ पे ग्लूकोज पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. इन द एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब हो गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो जो वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था 6C कंपाउंड है. मैं यहाँ पे ये वर्ड बहुत बार यूज़ करूँगी. मैं आपको बता दूँ कि ग्लूकोज इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड. 6C कंपाउंड का मतलब कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन के एटम्स होते हैं. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि इट इज़ अ 6C कंपाउंड. ठीक है. तो ग्लूकोज एक 6C कंपाउंड है और यहाँ पे इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है और ये क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है. मतलब C2H5OH. तो 2C कंपाउंड एक हमें और मिलता है, प्लस CO2 इज ऑल्सो रिलीज. तो द प्रोडक्ट्स ऑफ aerobic respiration due to incomplete oxidation of glucose due to the absence of oxygen is the ethyl alcohol and CO2. ethyl alcohol का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH. इथेनॉल भी बोलते हैं इसको. ठीक है. ये आप 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. तो C2H5OH बनता है इथाइल अल्कोहल. 10th में क्यों, 9th में भी तो है थोड़ी सी, है ना. 9th में नहीं है, सॉरी 10th में ही है. 10th में ही पढ़ोगे, सो सॉरी. ओके. इथाइल अल्कोहल एंड CO2 बनता है. तो यहाँ पे भी देखो ये 2C कंपाउंड एक रह गया है अभी. तो इसीलिए हम कह रहे हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है ग्लूकोज का. एनाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशन दे रखी है. एनाबॉलिक एक्टिविटी क्या कहलाती है, कोई भी ऐसी प्रोसेस जहाँ पे कि कुछ सिंथेसिस हो रहा है जो कि एनर्जी को यूज अप कर रही है, वो एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई या एनाबॉलिज्म हो गया. ठीक है. बायोसिंथेटिक प्रोसेस विच यूजेस एनर्जी, कोई भी दो चीज़ें कंबाइन कर रही हैं, सिंथेसाइज कर रही हैं, नया प्रोडक्ट बना रही हैं, तो इसका मतलब वो एनर्जी को यूज़ करेंगी. तो ये बायोसिंथेटिक प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस. इसके जस्ट ऑपोजिट होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस. कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, जहाँ पे कि ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा. कोई बड़ा कंपाउंड है, इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर सिंपलर कंपाउंड्स.
तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स गिविंग आउट एनर्जी इज द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिक प्रोसेस में या एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होता है एंड एनर्जी इज कंज्यूम्ड। एनर्जी यूज अप होती है, कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं ना तो एनर्जी उसमें यूज अप होगी, कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिक एक्टिविटी एंड अ कैटाबॉलिक एक्टिविटी। रेस्पिरेशन इज एसेंशियली अ कैटाबॉलिक प्रोसेस क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। ओके, अब ये जो आपकी रेस्पिरेशन है एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, मतलब ऑल द लिविंग बींग्स अंडरगो दिस प्रोसेस। इनके अंदर ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ये, ठीक है। हम इसको बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस के, लेकिन हम इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये हमारी फिजियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ लिया दो तरह की रेस्पिरेशन होगी, एरोबिक एंड एरोबिक। अब ये जो रेस्पिरेशन है नॉर्मल, हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। नॉर्मली स्पीकिंग सारे प्लांट्स में होती है, सारे एनिमल्स में होती है, उसके बिना प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब इट इज़ एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल दी लिविंग बींग्स। जब आपने लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंस पढ़े होंगे तो पढ़ा होगा ना कि लिविंग बींग्स में रेस्पिरेशन होती है, नॉन लिविंग में रेस्पिरेशन नहीं होती है। तो होती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि उसके स्टेप्स क्या है। अब एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, बट यही यहाँ पे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। ओके, आपके चैप्टर का ही नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एनिमल्स की रेस्पिरेशन, स्पेशली ह्यूमन बींग्स की, विल बी स्टडिंग इन नेक्स्ट क्लास। नाउ अब ये जो रेस्पिरेशन है ये दो स्टेप्स में होती है। यहाँ पे आपको दोनों स्टेप दे रखे हैं, मैं इनको अलग से अभी एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट स्टेप इज द ग्लाइकोलिसिस एंड सेकंड स्टेप इज द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब ये जो दोनों स्टेप्स हैं ये क्या हैं, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है। ये एक कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है प्रोसेस। नॉर्मली हमने यही सुना है ना कि ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन इज टेकन एंड CO2 इज गिवन आउट, दैट द प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। But actually it is a very complex biochemical process. It's a physiological process of course, but it involves a series of biochemical reactions. Biochemical reactions क्या होते हैं, I have told you so many times, फिर से बता रही हूँ। सारे केमिकल रिएक्शंस जो किसी लिविंग बीइंग के अंदर होते हैं, लिविंग सेल के अंदर होते हैं, उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। सिंपल। बायो वर्ड वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे कि हम लिविंग बीइंग्स की बात कर रहे हैं, बी इट एनी ऑर्गेनिज्म और प्लांट, एनिमल, कुछ भी हो, लिविंग सेल है तो उसके अंदर जो भी रिएक्शन होंगे, केमिकल रिएक्शंस, विल बी कॉलिंग देम बायोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, गुड, एज फार सो फार सो गुड। नाउ अब रेस्पिरेशन दो स्टेप्स में हो रही है। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस जो होती है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, 10 रिएक्शंस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते जाते हैं। और हर रिएक्शन जो है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये ए रिएक्शन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फिर क्या हो गया, सॉरी, पी रिएक्शन हो गया, ठीक है। फिर मैं सिर्फ एक सिंबॉलिक बना रही हूँ अल्फ़ाबेट्स, ये रिएक्शन है पूरा, इक्वेशन जो होती है आपकी, ठीक है। फिर क्या हो गया, सी रिएक्शन हो गया, नेक्स्ट स्टेप, फिर क्या हो गया, डी रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, होते रहते हैं। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये 10 स्टेप्स का रिएक्शन है, मतलब 10 रिएक्शंस होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं, तब ग्लाइकोलिसिस बनता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है, इट्स अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई कि इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, इट इज़ अ सीरीज ऑफ 10 रिएक्शंस, ये ध्यान रखिएगा। It is a series of 10 reactions and it takes place in the cytoplasm of the cell. जो सेल है, सेल के अंदर ये रिएक्शंस हो रहे हैं, तो it takes place in the cytoplasm of the cell. अब ये फर्स्ट प्रोसेस है हमारे रेस्पिरेशन की। तो ग्लाइकोलिसिस में जब हमारा ये फर्स्ट स्टेप था, देखो यहाँ पे जो ए है ये पहला रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे जो केमिकल एंटर करता है, मतलब जिस पे कि जिसका कि ऑक्सीडेशन होगा या जिस पे सारे रिएक्शंस होंगे, वो केमिकल क्या है, वो मॉलिक्यूल क्या है, हमारा ग्लूकोज। तो यहाँ पे कहीं दे रखा है,
ओके, इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो हमारा जो सबस्ट्रेट है जिस पे कि सारे रिएक्शंस होने वाले हैं, या जो बेसिक है सारे केमिकल रिएक्शंस का है, जो फर्स्ट स्टेप में जो सबस्ट्रेट हमारा यूज़ हुआ है, फर्दर आगे उसका ब्रेक डाउन होगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे। तो जो सबसे पहला जो स्टेप में जो हमारा सबस्ट्रेट, ये वर्ड ध्यान रखना, सबस्ट्रेट जो यूज़ हुआ है दैट इज़ ग्लूकोज। ठीक है, स्टेप ए में हमारा सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज। नाउ ग्लूकोज अंडरगोज अ सीरीज ऑफ हाउ मेनी रिएक्शंस? 10 reactions during the process of glycolysis and ultimately it gets converted to, जो 10th वाला स्टेप है उसके बाद आपको क्या मिलता है? You get pyruvic acid या pyruvate। ठीक है, पायरुवेट मिल जाता है। ये कंपाउंड मिलता है हमें ग्लाइकोलिसिस की ख़त्म होने के बाद। मतलब ग्लूकोज ने एंटर किया, वो चेंज जो 10 स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस है, हमारे 10 रिएक्शंस हैं, ग्लूकोज ने एंटर किया और जब निकलेगा, जब एंड प्रोडक्ट उसका बनेगा दैट इज़ पायरुवेट। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज, उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुवेट। ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें और कुछ चीज़ें मैं अभी ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के मैंने ना ऊपर वो लिख रखे डिफरेंसेस, वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन। तो पायरुवेट मिल गया। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि 10 स्टेप्स हैं, आपको सबस्ट्रेट ध्यान रखना है, एंड प्रोडक्ट ध्यान रखना है। एक और चीज़ मैं बता रही हूँ आपको कि जो ग्लूकोज, जो मैंने यहाँ पे 6C पे आपको एम्फोसाइज किया था ना, तो 6C जो कार्बन कंपाउंड है, मतलब 6 कार्बन जिस कंपाउंड में है दैट इज ग्लूकोज, वो इस साइकिल में एंटर करता है। और जो हमें एंड प्रोडक्ट मिल रहा है पायरुवेट, इट इज़ अ 3C कंपाउंड। इसके अंदर 3 कार्बन एटम होते हैं, तो जो हमारा एंड प्रोडक्ट है इट इज़ अ 3C कंपाउंड। ठीक है, जो सबस्ट्रेट था दैट वाज अ 6C कंपाउंड या 6 कार्बन कंपाउंड, एंड द एंड प्रोडक्ट हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, 3C कंपाउंड है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इट इज़ कंसिडर्ड एज द मेन पाथवे ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एज इट हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब आपको ये पता चल गया कि इसमें ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या हुआ। अब ये जो पायरुवेट है इसका क्या होता है? ये पायरुवेट ना अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है तो यहाँ पे हमारी जो रेस्पिरेशन उसका सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है, दैट इज़ द क्रेब्स साइकिल। जो ग्लाइकोलिसिस था इट वाज टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं थी। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल जो है इट डेफिनेटली रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना ये प्रोसेस, हमारी क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस नहीं हो सकती। इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट जो है वो साइटोप्लाज्म से अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर गया और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो गई। अब जो क्रेब्स साइकिल है ना, ये बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करती है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गई। इट इज़ द फाइनल पाथवे इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आप बोथ, यू कैन से इट बोथ वेज। इट रिजल्ट्स इन द इंटरकन्वर्जन ऑफ मेटाबोलाइट्स टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो कि सेल स्टोर करता है ATP की फॉर्म में, या एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ द करेंसी मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो 10 स्टेप्स का रिएक्शन है, 10 रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे क्रेब साइकिल में 8 स्टेप्स होते हैं, 8 रिएक्शंस है, साइक्लिक प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स 8 रिएक्शंस। यहाँ पे जो एंट्री कर रहा था कंपाउंड वो क्या था? 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुवेट, वो एंटर करता है और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो CO2 जो है इसमें कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं? ओनली 1। सो इट इज अ 1C कंपाउंड। That means a 3 carbon compound has been reduced to 1 carbon compound and it has been completely oxidized. तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एंटर करता है जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है ग्लाइकोलिसिस में, और वो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनाता है। 3C कंपाउंड बनाया तो ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम थे? 6। 2 पायरुवेट बन गए, 3 एक पायरुवेट में जाएंगे, 3 कार्बन एटम दूसरे पायरुवेट में जाएंगे, तो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स 2 सेपरेट क्रेब साइकिल्स में एंटर करते हैं। ये भी ध्यान रखना। अब ये दोनों पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट क्रेब साइकिल्स में एंटर करेंगे और हर क्रेब साइकिल में एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल जो है इट विल एंड अप इन रिलीजिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड था पायरुवेट, इट हैज़ बीन रिड्यूस टू अ सिंगल कार्बन कंपाउंड, तो 3 बाकी 2 कार्बन कहाँ जाएंगे? वो भी तो CO2 ही बना रहे हैं। तो आपको लास्ट में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं, जो हम अल्टीमेट अपनी इक्वेशन लिखते हैं ना, C6H12O6 प्लस 6H2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O, सॉरी
सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं आपको इक्वेशन लिखती हूँ। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स, यहाँ लिख देती हूँ, आई यूज अ डिफरेंट कलर। ये क्या है हमारी इक्वेशन? C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन के एटम्स यूज हुए। नाउ इट हैज अंडरगॉन glycolysis and it has undergone Krebs cycle, and what do you get? You get 6 molecules of CO2 plus 6 molecules of water plus how many ATP? 38 ATP molecules. तो ये आपकी रेस्पिरेशन की अल्टीमेट टोटल इक्वेशन है। इसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों के रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, एंड दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन ऑफ द रेस्पिरेशन जो कि आप लर्न करते हैं। और इसके जस्ट ऑपोजिट जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है? फोटोसिंथेसिस की। तो जो रेस्पिरेशन इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, और जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है जहाँ पे ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। ठीक है, यहाँ पे एटीपी दे रखा है। अब हम इनमें डिफरेंसेस देख लेते हैं कि जो आपकी ग्लाइकोलिसिस है और जो क्रेब्स साइकिल उसके डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पॉइंट वाइज ज़रूर नोट करना, ये पूछ लेते हैं। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं। तो हियर यू कैन सी द डिफरेंसेस। ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल मैंने डिफरेंसेस नोट डाउन किया। आपसे डिफरेंस अक्सर पूछे जाते हैं, मे बी इन 1 point or 2 points, बट दे आर बीइंग आस्क्ड। तो ग्लाइकोलिसिस इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, जो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन 10 steps, a series of 10 reactions, whereas the Krebs cycle is involved, it involves a series of 8 reactions, and every reaction, every step is, हाँ ये लिख लीजिए यहाँ पे कि every step is accompanied by what? a catalyst. catalyst यहाँ पे क्या हो जाता है? एक जैसे हम हार्मोन कहते हैं ना, तो हार्मोन जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हर स्टेप पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे मैं लिख दूँ एवरी स्टेप इज कैटलाइज्ड, या एवरी स्टेप इज प्रोसीडेड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। और यहाँ पे भी हर स्टेप में एक पर्टिकुलर एंजाइम इन्वॉल्व। Okay? जब आप 11th-12th में अगर बायोलॉजी लेंगे, then you'll have to learn those steps along with the names of all the enzymes. Then glucose is the substrate. Glycolysis में substrate जो है वो glucose है, and it is a 6 carbon compound. और यहाँ पे pyruvic acid substrate है, pyruvate का ion या pyruvic acid, and it is a 3 carbon compound. यहाँ पे glycolysis में the product is a 3 carbon compound pyruvic acid or the pyruvate रेडिकल। यहाँ पे प्रोडक्ट इज अ 1 कार्बन कंपाउंड दैट इज CO2। हम ये नहीं कह रहे कि कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, एंड यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अल्टीमेटली एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इट प्रोड्यूसेस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट ब्रेकडाउन। ठीक है, वो आप इक्वेशन में पढ़ लेंगे। एंड इन बोथ, यहाँ मैंने लिखा हुआ इन बोथ द प्रोसेस ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स। ठीक है, अब हम आगे वापस अपने कहानी पे जो हम पढ़ रहे थे अभी। तो एटीपी की फुल फॉर्म दे रखी है, केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। और मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि एटीपी की फुल फॉर्म आप याद ही कर लेंगे। एटीपी इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो होता है, एक एटीपी मॉलिक्यूल जब उसका ब्रेक डाउन होता है, मतलब कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, उसमें से अगर हम एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रेडिकल हटा देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडीपी में। एडीपी इज एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसमें से फिर से आप एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल हटा दीजिए, रेडिकल हटा दीजिए, आयन हटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? AMP, दैट इज एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और ये इसी प्रोसेस से रीजनरेट भी होता है। हर फॉस्फेट मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है, फॉस्फेट रेडिकल जब ब्रेक डाउन होता है एक एटीपी में से या एडीपी में से, तो इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। एएमपी रीजनरेट करता है एडीपी को बाय द एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट रेडिकल, एंड एडीपी रीजनरेट करता है किसको? एटीपी को बाय द एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट। मोनो से डाई बनता है, डाई से ट्राई बनता है, ट्राई से ऐसे यूज अप होते हैं और रीबिल्ड होते हैं। फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच इथाइल अल्कोहल एंड CO2 आर फॉर्म्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स और द एंजाइम्स। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखें, वो भी नीचे दे रखी है, तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल CO2 प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एंड एनर्जी जो रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के थ्रू, इट इज यूज्ड इन ऑल
processes. अब यहाँ पे देखो ये रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन दो तरह की दे रखे हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। यहाँ पे आपको इसके डिफरेंसेस पता होना चाहिए कि भाई एरोबिक में ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, एनारोबिक में ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड अप। एरोबिक में 1 molecule of glucose is oxidized by 6 molecules of oxygen, completely oxidized by 6 molecules of oxygen to produce 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water and 38 ATP of lot of energy is produced. Whereas in anaerobic respiration, 1 molecule of glucose is because there's no oxygen, so it is incompletely oxidized to ethyl alcohol. 2 molecules of ethyl alcohol, 2 molecules of carbon dioxide, and 2 molecules of ATP are produced. You can see the huge energy difference. ओके यहाँ पे ये ग्लाइकोलिसिस का, सॉरी ग्लाइकोलिसिस नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन की यहाँ पे आपको एक चार्ट, फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा रखा है कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस जो है उसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, 2 ATP रिलीज हुए हैं यहाँ पे, और मतलब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में 2 ATP रिलीज हुए हैं। फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर गई, वो जो आपका पायरुवेट था वो क्रेब्स साइकिल में, देखो यहाँ पे एरो, ये देखो ये एरो से दिखा रखा है ना कि क्रेब्स साइकिल में एंटर कर गया। क्रेब्स साइकिल एक साइक्लिक साइकिल है जहाँ पे 8 स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे CO2 रिलीज होती जाती है और बहुत सारी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे ये एक ETS और आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये आप इसके बारे में और डिटेल बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, ये हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे 36 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक्चुअली जो क्रेब्स साइकिल है वो 36 ATP प्रोड्यूस कर रही है, ग्लाइकोलिसिस सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल जो ATP हो जाते हैं वो 38 ATP हो जाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या थी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही थी। अब देखो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो जो उसने 2 ATP प्रोड्यूस किए थे ना वही प्रोड्यूस हुए हैं, उसके आगे कहीं ATP प्रोड्यूस ही नहीं हुए। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स क्या थे, पायरुवेट। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या मिले हैं यहाँ पे हमें, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से क्या मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ये पायरुवेट। तो 2,3C कंपाउंड मिल गए आपको, ये मॉलिक्यूल जहाँ पे दे रखा है ना, सॉरी। अब ये एनारोबिक बैक्टीरिया अगर फर्मेंटेशन करेंगे तो लैक्टिक एसिड मिलेगा, और 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। अगर यीस्ट में फर्मेंटेशन होगी तो अल्कोहल जो है फर्मेंट होगा, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मिल रहे हैं, और यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती। एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही थी वो वही ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में ही प्रोड्यूस हो रही थी, 2 ATP जनरेट हो रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये हो गया पूरा केमिकली एरोबिक रेस्पिरेशन। इसकी डिफरेंसेस में और कुछ तो आपको मेरे ख्याल से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन बोथ अकर्स इन प्लांट्स, दोनों तरह की रेस्पिरेशन प्लांट्स में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर्स एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस की सिग्निफिकेंस अब देखिए, ये क्या है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन विच 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 molecules of pyruvate, that is 2 molecules of 3C compound, and this energy is used for cellular metabolism. ठीक है, सेकेंड, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता ही होता है, बैक्टीरिया हो चाहे फंजाई हो, मतलब जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है ना उनमें भी ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, जिनमें एरोबिक हो रही है उनमें तो हो ही रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन क्रेब्स साइकिल सिर्फ उन्हीं में होती है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। Krebs cycle की significance देख लीजिए। Significance of Krebs cycle: the Krebs cycle is a process in which aerobic respiration, that is presence of oxygen in the respiration in the presence of oxygen, takes place to generate energy, that is glucose. It takes place in the mitochondria of each body cell. आपको ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ने हैं, तो इस चैप्टर का जो डिटेल्ड वीडियो है, जो फर्स्ट लेक्चर है ना, इस चैप्टर को मैंने शायद 4 लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, 4 या 5 लेक्चर्स में, आई डोंट रिमेंबर, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें ये दोनों में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बहुत अच्छे से डिफरेंसेस मैंने एक्सप्लेन किया, डिटेल लेक्चर है, तो वो चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं उस एक रेफरेंस के लिए। ठीक है, वो दैट विल हेल्प यू आउट। और ये तो क्योंकि रिवीजन है, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा।
नाउ दिस कंपैरिजन ऑफ रेस्पिरेशन एंड कंबशन. रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या कंपैरिजन हो सकता है कि रेस्पिरेशन जो है वो स्टेप वाइज है, इट टेक्स प्लेस इन स्टेप वाइज, जबकि कंबशन तो एक बार में हो जाता है फटाफट. सब कंबशन मीन्स बर्निंग, जल गया खत्म हो गया. देन रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इट इज नॉट बीइंग वेस्टेड, इट इज स्टोर्ड इन द सेल एज एटीपी. वो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, सेलुलर एक्टिविटीज में हेल्प करती है. यहाँ पे एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. रोशनी भी मिलती है, गर्माहट भी मिलती है हमें. एंजाइम्स यूज होते हैं रेस्पिरेशन में हर स्टेप में. यहाँ पे एंजाइम्स की कोई ज़रूरत नहीं है. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एट बॉडी टेम्परेचर, जबकि इट कंबशन टेक्स प्लेस एट दी पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर. जो भी चीज़ कंबस्टिबल है, जो भी आप किसी भी चीज़ को जिसको जला रहे हैं ना, उसका जो पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर है उस पर कंबशन विल टेक प्लेस. रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है एक्सक्यूज मी, जबकि कंबशन इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस है दो इट इज अ केमिकल प्रोसेस. एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस दे रखे हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक में देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जबकि एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है. एरोबिक टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि दोनों स्टेप्स इन्वॉल्व है. इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में आप ध्यान रखना, ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप भी इन्वॉल्व. एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज क्रेब्स साइकिल. ये दो साइकिल्स हैं जो कि रेस्पिरेशन को कंप्लीट करती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन को. एनारोबिक में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल इज मिसिंग. देन इट्स प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर इथाइल अल्कोहल एंड CO2. देन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बीच में डिफरेंसेस दे रखे हैं, ये भी आप देख लीजिए, है ना. रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच के डिफरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको इक्वेशन भी, इनफैक्ट यहाँ पे आपको इक्वेशन भी लिखनी चाहिए. तो it takes place in all living cells, it takes place only in plants and that is chlorophyll bearing cells. It is a catabolic process, it is an anabolic process. इसमें respiration में CO2 is given out, photosynthesis में oxygen is given out. Respiration takes place at all times during 24 hours. दिन हो रात हो, respiration तो चलती रहेगी, तभी वो organism survive करेगा. Respiration takes place all the time as long as the plant or a particular cell or an organism or an animal is alive. जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन्हीं सेल्स में होती है जिनमें कि फोटो क्लोरोफिल प्रेजेंस है, एंड इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, दैट इज डे टाइम ओनली. देन प्लांट्स जो रेस्पायर करते हैं उनका रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, वो जो लीव्स हैं और यंग शूट्स हैं जो कि ग्रीन है, यंग है, उनके पास स्टोमेटा होता है. दो स्टोमेटा दे, तो यंग स्टेम और लीव्स जो हैं दे रेस्पायर थ्रू स्टोमेटा, मतलब गैसेस एक्सचेंज उनमें स्टोमेटा के थ्रू होता है. जो बड़े पेड़ हो जाते हैं उनकी स्टेम्स और लीव्स, तो फ्रेश स्टेम्स और लीव्स तो स्टोमेटा के थ्रू एक्सपायर करेंगे. बाकी जो ब्रांचेस हैं, जो स्टेम है, जो ट्रंक है ट्री का, वो कैसे रेस्पायर करेगा? इट इज़ ऑल्सो अलाइव, इट इज़ ऑल्सो रेस्पायरिंग. सो हाउ विल इट रेस्पायर? इट रेस्पायर्स थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ द प्लांट. होल्स होते हैं, दे आर दी लेंटिसेल्स. ओके, लेंटिसेल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं. अब रूट्स कैसे रेस्पायर करती है? रूट्स के सरफेस पे भी बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू रूट्स रेस्पायर करती हैं. तो आपका रेस्पिरेशन जो है वो तीन तरीके से हो गया प्लांट्स में. एक तो हो गया स्टोमेटल रेस्पिरेशन, स्टोमेटा के थ्रू. दूसरा हो गया, इसको आप ऐसे वर्ड्स में लिख लीजिए, पहला टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. तो पहला हो गया स्टोमेटल, जो कि कहाँ होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है. और कहाँ होता है? लीव्स में और यंग स्टेम्स में. दूसरा हो गया लेंटिक्युलर, लेंटिक्युलर रेस्पिरेशन, जो कि लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, जो कि स्टेम में होता है, बार्क में होता है. जो ओल्डर, जो बड़े पेड़ होते हैं उनके जो हार्ड ब्रांचेस होते हैं, स्टेम होता है, बार्क होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं लेंटिसेल्स, वहाँ पे होती है. रूट्स में कैसे होता है? रूट्स में जनरल सरफेस से होता है, जनरल सरफेस से. तो सरफेस के इसको हम बोलते हैं जनरल सरफेस से जो रेस्पिरेशन होता है, वी कॉल इट क्यूटिक्युलर रेस्पिरेशन. Okay, it is known as cuticular respiration. So these are the three types of respiration: stomatal, lenticular and cuticular.
Now another concept is, another feature which we have studied is pneumatophores. Pneumatophores क्या होते हैं? These are the aerial roots present in plants. वो हवा में से ऐसे roots लटक रही होती है ना, मैनग्रूव्स में होती हैं, जो कि मैनग्रूव फॉरेस्ट जो है, जो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे ना ऐसे एरियल रूट्स है. क्यों एरियल रूट्स? क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल है ना वो वाटर लॉक्ड है, दलदल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, तो वहाँ पे प्लांट जो है वो ढंग से रेस्पायर नहीं कर पाती उसकी रूट्स, वो सिर्फ जमा के बैठे हैं वहाँ पे. तो एरियल रूट्स हैं उनके पास रेस्पिरेशन के लिए, तो उनको हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स. तो दीज आर द एरियल रूट्स प्रेजेंट इन प्लांट्स लाइक मैनग्रोव्स. दीज ऑल्सो हैव पोर्स फॉर ब्रीदिंग. ये ब्रीदिंग न्यूमैटोफोर्स है, ये देखो ये है, इनमें ब्रीदिंग पोर्स है. ठीक है. अब ये स्टोमेटा ऑन द अंदर साइड ऑफ द लीफ ये दे रखे हैं, लेंटिसल्स दे रखे हैं बार्क पे, और ये आपको डिटेल दे रखा है उसका. ओके, सो वी फिनिश विद द रिविजन ऑफ द चैप्टर. नाउ द सॉल्व्ड क्वेश्चंस. फर्स्ट, नेम द फॉलोइंग. तो फर्स्ट क्या है? द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये आपकी क्या हो गई? कौन सी रेस्पिरेशन हो गई जो एब्सेंस में होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन. द केमिकल जनरली यूज टू अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन एक्सपेरिमेंट. से बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, CO2 को अब्जॉर्ब करने में हम यूज करते हैं. दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन क्या मिलता है? हमें मिलता है CO2 प्लस वाटर प्लस ATP. द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, आपको इथाइल अल्कोहल मिलता है प्लस CO2 मिलती है, और क्या मिलता है? थोड़ी सी एनर्जी, 2 ATP ओनली. Then the respiration that takes place in the presence of oxygen is aerobic respiration. One microorganism that respires anaerobically, आप yeast लिख सकते हैं, कोई भी बैक्टीरिया लिख सकते हैं. The energy currency of the body is mitochondria. The site of Krebs cycle is mitochondria. The end product of glycolysis, glycolysis के end में क्या बनता है? Pyruvic acid. So end product of glycolysis is pyruvic acid. Then the process in living beings in which is concerned with the release of energy for use in body. कौन सी प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज कर रही है? रेस्पिरेशन. आंसर्स नीचे दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं. द प्रोसेस इन विच शुगर इज यूज टू फॉर्म एल्कोहल विद द हेल्प ऑफ यीस्ट. शुगर को यीस्ट में एल्कोहल में कन्वर्ट करें यीस्ट की हेल्प से. ठीक है, तो ये क्या हो गई? फॉर्मेंटेशन हो गई. The cycle in which pyruvic acid undergoes oxidation, Krebs cycle. A respiratory substrate, glucose. The site of glycolysis, glycolysis कहाँ होती है? Cytoplasm में. The solution that turns milky when CO2 is passed through that solution. ये CO2 का टेस्ट भी होता है, आपने पढ़ा होगा 9th में भी, बताया होगा आपकी टीचर ने, बाकी 10th में डिटेल में पढ़ेंगे आप. तो ये क्या सोल्यूशन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर. लाइम क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी में डिसॉल्व कर दो तो क्या बन जाता है? बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, एंड क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम बन जाता है. सॉरी, लाइम जो है वो लाइम वाटर बन जाता है. दिस इज लाइम एंड दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज लाइम वाटर. तो लाइम वाटर जो है वो CO2 का टेस्ट देता है. जब लाइम वाटर में CO2 पास करते हैं तो क्या हो जाता है? इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिससे वो मिल्की दूध जैसा नजर आता है, वाइटिश. और बहुत ज़्यादा देर तक CO2 पास करेंगे तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज ट्रांसपेरेंट. इसीलिए वो सोल्यूशन वापस ट्रांसपेरेंट हो जाता है. इसीलिए जब हम CO2 का टेस्ट करते हैं तो थोड़ी सी देर के लिए CO2 पास करते हैं, लाइम वाटर से ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि मिल्की हो जाएगा. थोड़ी सी देर में पास करने में ज़्यादा किया तो वो वापस ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, फिर आपका टेस्ट खराब हो जाता है. तो द सोल्यूशन दैट टर्न्स मिल्की व्हेन CO2 इज पास थ्रू दैट सोल्यूशन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये रिएक्शन दे रखा मैंने. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O. The process by which living organisms obtain energy for their life activities, respiration. Aerial routes for breathing present in mangrove plants are the pneumatophores. Okay. Now complete the following statements. The energy released in the cellular respiration is trapped as. एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कैसे स्टोर होती है? ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में. C6H12O6 प्लस 6H2O, ये आपका क्या हो गई? इक्वेशन हो गई रेस्पिरेशन की. तो क्या मिलता है आपको? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस कितने ATP? 38 ATP मिलते हैं. 2 मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस में और 36 मिलते हैं आपको क्रेब्स साइकिल के थ्रू. माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स.
फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर. हेक्सोज शुगर का मतलब क्या होगा, जहाँ पे क्या था, C6 था. डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड. Fermentation is a kind of anaerobic respiration. The process by which living cells obtain energy from sugar is called respiration or fermentation. Actually respiration hona chahiye, no sorry, not fermentation. The first phase of respiration is glycolysis. But the byproducts of normal respiration are CO2 and H2O. The inner membrane of mitochondria is folded into finger-like projections called cristae. ओके, इस पे F1 पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं जिनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डैश एनर्जी इज कन्वर्टेड टू डैश एनर्जी. केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी. Dash are the openings present on the stem or bark of the old trees that help in respiration. Lenticels. Lactic acid fermentation occurs in anaerobic yeast, anaerobic bacteria. Sorry, lactic acid fermentation होती है anaerobic bacteria में. Alcoholic fermentation occurs in yeast. Choose the correct option. The reaction of Krebs cycle occurs in, Krebs cycle कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड और पायरुवेट. अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ fermentation. During respiration, temperature increases, decreases or remains the same. Respiration में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, और जो नॉर्मल वेट होता है वो रिड्यूस होता है. ड्राई वेट रिड्यूसेस. Every living cell of the plants is every living cell of the plants photosynthesize, respires or both. Respires. फोटोसिंथेसाइज नहीं करते हैं सारे, बोथ नहीं आएगा क्योंकि ना सारे के सारे फोटोसिंथेसाइज नहीं करते. फोटोसिंथेसाइज सिर्फ वही करते हैं जिनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देयर इज, हाँ मैंने अभी बोला ना, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन गेन इन ड्राई वेट, लॉस इन ड्राई वेट, नो चेंज इन वेट, एंड ऑल ऑफ दिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेबल मटेरियल. नो, देयर इज ऑलवेज लॉस इन ड्राई वेट क्योंकि ग्लूकोज यूज अप हो रहा है. ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. In the process of respiration, ADP is converted to ATP, glucose converted to CO2, glucose converted to CO2 and water releasing energy, and pyruvic acid is converted to ATP. आपका जो C वाला option है, that is correct. State whether the following statements are true or false. Respiration is faster than combustion. Of course not. Combustion is faster. Glycolysis takes place in cytoplasm. Very true. Protein is the first choice as a respiratory substrate. No, protein नहीं. Glucose क्यों है, क्योंकि it produces a lot of energy. There's a gain in weight after respiration. Again false. There's a loss in weight. आप जब भी true false लिखें हमेशा उनको correct, अगर false है तो उसको correct करके ज़रूर लिखें. आपके बोर्ड में एग्जाम्स में हमेशा यही आता है कि correct करके लिखिए. Krebs cycle is common to both types of respiration. Again false. It is present only in aerobic respiration. Glycolysis is common to both types of respiration. Site of respiration is ribosomes. Again false. It is mitochondria. Gases exchange takes place in all the cells. Yes, yes sahi hai. Oxygen is released in respiration. Oxygen is released in only in aerobic respiration. Okay, so this is also true, kind of true. Anaerobic respiration is the complete breakdown of glucose. Anaerobic respiration में glucose का complete breakdown नहीं होता है, so it is false. This one is false. Then during the process of aerobic respiration, one molecule of glucose produces 38 ATP molecules. ये तो सही है भाई. Pyragalol absorbs oxygen present in the air. Yes, ये respiration के experiments में pyragalol use होता है oxygen को absorb करने के लिए, और KOH use होता है CO2 को absorb करने के लिए. अब यहाँ पे कुछ आपको definitions दे रखे हैं, ये आप देख लीजिएगा. I'm not going to read them. Okay. Then distinguish between the following pairs. ये भी नहीं पढ़ेंगे, हम कर चुके हैं इनको. मैं एक्चुअली आपको एक्सपेरिमेंट समझाने वाली हूँ. जो एक्सपेरिमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है. हाउ इज टिलिंग ऑफ सॉइल यूजफुल फॉर द क्रॉप्स. क्यों यूजफुल क्यों है, क्योंकि ये ना
टिलिंग क्या होती है, सॉइल को ऊपर नीचे ऐसे करते हैं ना मशीन्स के थ्रू, ट्रैक्टर में वो लगे होते हैं ऐसे मेटल के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो सॉइल को ऐसे ऊपर नीचे करते ताकि ना सॉइल जो है वो पोरस हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जमा हुआ नहीं रहता। उससे क्या होता है, एरेशन मिलता है, रूट्स को एयर जाती है सॉइल के अंदर और रूट्स जो है वो अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं। सो द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन बिकॉज इट द टिलिंग ऑफ द सॉइल मेक्स इट पोरस एंड एयरी। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है विच आई वुड लाइक टू डिस्कस, दिस इज व्हाट इज अ कंट्रोल सेटअप। कंट्रोल सेटअप क्या होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 20। कंट्रोल सेटअप होता है द सेटअप इन विच द कंडीशन अंडर स्टडी इज लैकिंग। मतलब कि जैसे सपोज आप कोई फॉर रेस्पिरेशन का रिएक्शन कर रहे हो जिसमें आप ये शो कर रहे हो कि ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, तो एक आप दो सेटअप रखेंगे। एक सेटअप वो होगा जो नॉर्मल जिसमें कि सब कुछ मिलेगा प्लांट को, और एक सेटअप वो होगा जिसमें कि ऑक्सीजन विल बी लैकिंग। क्योंकि ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस स्टडी कर रहे हो तो कंट्रोल सेटअप वो हो गया जहाँ पे कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उस पर्टिकुलर सीड को, जर्मिनेटिंग सीड को या प्लांट को। ठीक है, तो कंट्रोल सेटअप वो हो गया जहाँ पे कि हम जिस पर्टिकुलर कंडीशन को स्टडी करते हैं उसको वहाँ से हटा देते हैं, दैट इज कंट्रोल सेटअप। ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि आगे हम एक्सपेरिमेंट में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ हम हमारे आगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इनको करते हैं। ओके, द फर्स्ट वन। अब देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बहुत सिंपल सिंपल होते हैं लेकिन इनको ध्यान से करना, एग्जाम में 100% आते हैं और एक एक नंबर से ना परसेंटेज कम हो जाती है बच्चे की। ओके, अब ये आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिख रहा है। सबसे पहले डायग्राम को स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या है, एक कोनिकल फ्लास्क है जहाँ पे कि सीड्स हैं, सोक्ड हैं, मतलब जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, एंड अ टेस्ट ट्यूब विद KOH देयर। एक टेस्ट ट्यूब लटका रखी है, एयर टाइट, सब कुछ सील्ड है ना। देखो यहाँ पे रबर ट्यूबिंग से, कॉर्क से सील कर रखा है उस फ्लास्क को, और इन्होंने क्या कर रखा है, एक टेस्ट ट्यूब हैंग कर रखी है जिसके अंदर KOH। का मतलब क्या मिसिंग है, यहाँ पे CO2 मिसिंग है। CO2 is not being given to the plants। ठीक है, अब ये कलर्ड वाटर हो गया। अब देखो व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं रेस्पिरेशन, कि ये जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं ये रेस्पायर कर रहे हैं, मतलब ये CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा कि भाई CO2 जो ये प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से सीड्स के थ्रू, ये यहाँ पे क्या करेगी जाके। एक्चुअली हमने यहाँ से CO2 हटा दी सारी, ताकि हमारे जो, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फ्लास्क है ये CO2 फ्री था। फ्लास्क में कोई भी CO2 नहीं है क्योंकि हमने KOH यहाँ पे हैंग कर रखा है, तो यहाँ की सारी CO2 इस KOH ने अब्जॉर्ब कर ली। तो अब अगर कोई भी, ये क्या है, लाइम वाटर होगा। ठीक है, विच विल टर्न मिल्की। या फिर आप सिंपल वाटर भी ले सकते हैं जो कि ट्यूब में ऊपर जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लाइम वाटर मेंशन नहीं किया है, अगर ये मिल्की मेंशन करते तो ये लाइम वाटर होता। ठीक है, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया तो हम इसको सिंपल वाटर ही मान के चल रहे हैं। अब देखो क्या है, अब व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज शो दैट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन जर्मिनेटिंग सीड्स। अब जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है दैट विल बी यूज्ड अप। यहाँ पे एयर थी ना, CO2 तो अब्जॉर्ब हो गई, CO2 तो इसने अब्जॉर्ब कर ली, लेकिन अब ऑक्सीजन जो प्रेजेंस थी उसको यूज़ करेंगे ये सीड्स और CO2 को प्रोड्यूस करेंगे। जब CO2 को प्रोड्यूस करेंगे वो CO2 जो है वो भी ये KOH अब्जॉर्ब कर लेगा। तो भाई यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा ना, वैक्यूम क्रिएट होगा, ऑक्सीजन इज बीइंग यूज, तो उसकी जो खाली जगह थी ऑक्सीजन की वो क्या होगा, तो यहाँ से जो पानी है ना ये ऊपर चढ़ के आएगा। इस तो आपकी ये ट्यूब लगी हुई है ना, ग्लास ट्यूब, उसमें ये वाटर राइज करेगा। तो आप यहाँ पे शो कर दोगे कि ये वाटर राइज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से ये सक कर रहा है इस वाटर को, एंड वाटर राइजेज अप द ट्यूब। सो दिस शोज दैट these germinating seeds, these soaked seeds are respiring and consuming oxygen. So what is the aim of the experiment? To show that respiration takes place in germinating seeds. Why has the water in the tube been risen? क्योंकि seeds ने ऑक्सीजन यूज कर ली और वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसीलिए पानी का लेवल बढ़ गया, राइज कर गया पानी यहाँ पे। What is the purpose of KOH? To absorb CO2 released by the seeds. Is there any control for the experiment? If so, mention. Yes, आप एक और कॉनिकल फ्लास्क ले सकते हैं, सेम सेटअप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या करेंगे आप, ये जो सोक्ड सीड्स हैं उसकी जगह बॉइल्ड सीड्स रखेंगे, मतलब डेड सीड्स रखेंगे जो कि रेस्पायर नहीं करेंगे, फिर ये पानी राइज नहीं करेगा।
व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? भाई एयर टाइट होना चाहिए सारा सेटअप, तो एयर टाइट होना चाहिए, फ्लास्क शुड बी एयर टाइट, और ये जो हमारे जो सीड्स है ना इनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। यूजुअली क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ना अल्कोहल भी डाल देते हैं ताकि कोई अगर इन्फेक्शन होगा तो वो किल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेटअप द फॉलोइंग डायग्राम, इसमें दिखा रखा है, ये भी बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है। ये सारे आपके ना सेलेना बुक में दे रखे हैं, मैंने कराए हैं सारे क्वेश्चंस। व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? अब देखो इसमें दे क्या रखा है कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि इन्होंने नीचे ना जर्मिनेटिंग सीड्स डाल दिए और फिर उसको पूरा मरकरी से फिल कर दिया है। एक ट्रॉफ ले ली है, उसको भी पूरा मरकरी से फिल कर दिया है, ग्लास की एक ट्रॉफ ले ली है, ठीक है। और फिर वो जो टेस्ट ट्यूब थी फिल्ड विद मरकरी उसको इन्वर्ट कर दिया इसके अंदर, ऐसे इन्वर्ट किया कि एयर ना जा पाए। अब जर्मिनेटिंग सीड्स जो हैं जब वो जर्मिनेट करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, एनरोबिकली जर्मिनेट करेंगे और थोड़ी सी CO2 प्रोड्यूस होगी। CO2 प्रोड्यूस होगी तो मरकरी नीचे जाएगी, यहाँ से मरकरी का लेवल जो है वो थोड़ा सा राइज हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा राइज देखने को मिलेगा मरकरी के लेवल में। तो what is the aim of the experiment? To show that CO2 is liberated during anaerobic respiration. Write an equation for the process mentioned above. ये आपने लिख दी। C6H12O6 in the absence of oxygen it is reduced to 2 molecules of ethyl alcohol plus 2 CO2 plus 2 ATP are produced. और name a plant which respires anaerobically, bacteria और yeast, आप कुछ भी mention कर सकते हैं। हाउ विल यू शो दैट हीट इज गिवन आउट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट? इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने 2 थर्मस फ्लास्क लिए, ठीक है, A and B, keep some germinating seeds in A and dry seeds in B. अब insert a thermometer in each flask, close the mouth of the each flask with cork, initial temperature नोट कर लीजिए, 2 दिन के बाद दोबारा से टेम्परेचर नोट करिए। A में जो है टेम्परेचर राइज हो जाएगा क्योंकि वो लिविंग सीड्स हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, वहाँ पे रेस्पिरेशन हो रही है इसीलिए हीट प्रोड्यूस हो रही है। बी जो है वो ड्राई थे, उनमें कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो रही है, रेस्पिरेशन नहीं हो रही है, सो देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर इन दैट पर्टिकुलर फ्लास्क। आपको एक और चीज़ रखनी है, यहाँ पे ये फर्मेंट ना हो जाए तो अल्कोहल डाल के रखना है जर्मिनेटिंग सीड्स में, ये ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी आपकी बुक में दे रखा है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वालों का, ये कई बार पूछ चुके हैं। In order to study a particular study and prove a particular physiological process in plants, the following experiment was set up. Study the same and then answer the questions that follow. 4 जार लिए इन्होंने ग्लास के ABCD। पहले में इन्होंने रखा सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या हो गया, आपने कॉस्टिक सोडा पढ़ा था ना, लाइम वाटर पढ़ा था, ये हो गया सोडा लाइम, मतलब कि लाइम और सोडा। सोडा क्या होता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है सोडा लाइम, ठीक है। लाइम वाटर है जो कि CO2 की प्रेजेंस को टेस्ट करता है। सोडा लाइम क्या करेगा, CO2 को अब्जॉर्ब कर लेगा। लाइम वाटर जो है वो CO2 की प्रेजेंस को टेस्ट करेगा कि CO2 अब इस हवा में है कि नहीं। यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड्स हैं और दोबारा से लाइम वाटर रखा है, अगेन इट विल टेस्ट दी प्रेजेंस ऑफ CO2। अब इसका एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, देखो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, सीड्स जर्मिनेट करेंगे, रेस्पायर करेंगे और CO2 प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लास्क ए में सोडा लाइम रखा है। क्या करेगा ये सोडा लाइम, जो हवा आ रही है ना अंदर उसकी CO2 को अब्जॉर्ब कर लेगा। जितनी भी एयर आ रही थी, एयर में से CO2 अब्जॉर्ब कर ली इस सोडा लाइम ने। यहाँ जो एयर आई थी उसके अंदर CO2 थी, इसने अब्जॉर्ब कर ली। अभी जो एयर यहाँ गई है इट इज़ फ्री ऑफ CO2। ये हमें टेस्ट कैसे हो जाएगा कि लाइम वाटर जो है वो नॉर्मल रहेगा, मिल्की नहीं होगा। बी में जो लाइम वाटर है इट विल नॉट टर्न मिल्की। क्यों नहीं होगा मिल्की, क्योंकि ये जो एयर आ रही है दैट इज CO2 फ्री। CO2 नहीं है इस एयर में, CO2 किसने अब्जॉर्ब कर लिया, सोडा लाइम ने। तो ये जो बी में एयर आई इट is CO2 free, so it won't turn lime water milky। अब ये एयर दोबारा से कहाँ गई, फ्लास्क सी में गई। फ्लास्क सी में गई, यहाँ पे रेस्पिरेशन हुई, ऑक्सीजन तो थी, सीड्स जर्मिनेट करें, रेस्पायर करेंगे। अब ये जब रेस्पायर किया तो फिर से इन्होंने क्या किया, CO2 प्रोड्यूस की। अब यहाँ से जो एयर जा रही है C से D में, यहाँ पे फिर से लाइम वाटर रखा हुआ है। नाउ हियर द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। ये वाला लाइम वाटर क्या है, मिल्की हो जाएगा, विच इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ CO2।
ठीक है। तो इसका मतलब अब ये CO2 कहाँ से आई, ये CO2 इन सीड्स ने प्रोड्यूस की। कैसे प्रोड्यूस की, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे हम ये शो कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 प्रोड्यूस होती है, या जर्मिनेटिंग सीड्स जो हैं दे आर अंडरगोइंग रेस्पिरेशन। ये सिंपल सा सेटअप है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसे क्या हुआ, ए में क्या हुआ, बी में क्या हुआ, तो ध्यान रखना। अब क्वेश्चंस देखते हैं। नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बीइंग स्टडीड, रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन। What is the function of soda lime in bottle A and why is lime water placed in bottle B? Soda lime है to remove the CO2 from the coming air, जो air enter कर रही है उसके CO2 को remove करने का function है soda lime का। Lime water क्यों B में रखा है, ये lime water जो है ये टेस्ट करता है एयर को, इनकमिंग एयर को जो A से B में जा रही है उस एयर को टेस्ट कर रहा है कि वाकई इसमें CO2 नहीं है, CO2 सारी absorb हो चुकी है। So it ensures that there is no CO2 in the air which is going to enter the flask C. Okay, then what change would you expect to observe in bottle D? मैंने आपको बताया bottle D में क्या होगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लांट सीड्स ने रेस्पायर किया एंड दे रिलीज CO2. Represent the physiological process named in one above in the form of a chemical equation. ये आपने chemical equation लिख दी respiration की process की। In order to obtain accurate results, the bottle C should be covered with a black cloth. Why? Yes, very important thing. Bottle C should be covered with a black cloth ताकि हमारी ऑब्जर्वेशन सही आए। क्यों, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि उसमें फोटो लाइट एंटर करे और इन सीड्स में जो सीडलिंग्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी CO2 वो फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, वो CO2 को यूज़ कर लेगा, तो हमारा टेस्ट नहीं आएगा सही पे। जो रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 रिलीज हो रही है, फोटोसिंथेसिस उसको यूज़ कर लेगा, तो हमारा लाइम वाटर जो है वो क्या होगा, इट विल नॉट टर्न मिल्की। ये डी वाला भी मिल्की नहीं होगा, तो हमारा एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा फिर हमें लगेगा कि अरे यार ये तो रेस्पिरेशन ही नहीं हो रही, जबकि रेस्पिरेशन हो रही है, लेकिन रेस्पिरेशन के थ्रू जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है दैट इज बीइंग यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए हमें फोटोसिंथेसिस को अवॉइड करना है यहाँ पे। दैट इज व्हाई दिस सी वाला फ्लास्क जो है इट विल बी कवर्ड विद अ ब्लैक क्लॉथ टू प्रिवेंट द सनलाइट फ्रॉम एंटरिंग द सीडलिंग्स। सीडलिंग तक हम सनलाइट को नहीं जाने देंगे, ठीक है। Okay, in bottle C fitted with a 3-hole rubber stopper and a thermometer was introduced in such a way that its bulb reaches close to the germinating seeds. What would you observe? Why? अब ये कह रहे हैं कि अगर ये जो C वाली बॉटल है, ये वाली जो बॉटल है, इसमें अगर हमने एक थर्मोमीटर लगा दिया जिसको कि हम बिल्कुल सीडलिंग्स के क्लोज ले गए, तो आप उसमें क्या रीडिंग चेंज ऑब्जर्व करेंगे एंड क्यों? तो रीडिंग चेंज हम उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे कि मर्करी लेवल उसका राइज हो जाएगा, मतलब कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये शो करेगा कि जर्मिनेटिंग सीड्स हैं दे आर प्रोड्यूसिंग हीट, या रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, the following diagram refers to an apparatus which is used to demonstrate a physiological process. अब दोबारा से आपको एक डायग्राम मिल गया है जिसमें कि अगेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक रिप्रेजेंट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे तो आपको पता है कि सारा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, तो रेस्पिरेशन की सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होंगी, मतलब सारे एक्सपेरिमेंट्स रेस्पिरेशन से ही कंसर्न है। लेकिन आपको वैसे भी ना थोड़ा सा एनालाइज करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो सारे चैप्टर्स आने वाले। ओके, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि कलर्ड वाटर है एक ट्रफ में, ठीक है। एक ट्यूब में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दे रखा है, वो क्या करेगा, CO2 को अब्जॉर्ब करेगा। जर्मिनेटिंग सीड्स हैं सपोर्टिंग ऑन अ वायर मैश। दूसरे में बॉइल्ड पीज हैं जो कि दे आर सोक्ड इन डिसइंफेक्टेंट ताकि उनमें फर्मेंटेशन ना हो जाए, CO2 प्रोड्यूस ना हो। और यहाँ पे भी QH सोल्यूशन है जो कि CO2 को अब्जॉर्ब करे। अब देखो क्या होगा, अब हमने इस अपैरेटस को छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेटिंग पीस जो है ट्यूबिंग जो टेस्ट ट्यूब X है, इसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेशन होगी तो क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस होगी और CO2 ऑक्सीजन यूज अप होगी। जो CO2 है वो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन यूज अप होगी। तो यहाँ पे जो कलर्ड वाटर है ना, इट विल राइज, क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो रही है, वैक्यूम क्रिएटर है, उसका स्पेस लेने के लिए कलर्ड वाटर देखो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे जो थे वो बॉइल्ड पीस हैं, डेड हैं, तो दे विल नॉट रेस्पायर, रेस्पायर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ की यूज अप नहीं होगी और कलर्ड वाटर जो था यहीं की यहीं रहेगा, उसका लेवल यहाँ तक राइज नहीं करेगा। तो दिस शोज कि जो टेस्ट ट्यूब X है उसमें लिविंग सीड्स हैं जिनमें रेस्पिरेशन हो रहा है, टेस्ट ट्यूब Y में डेड सीड्स हैं उनमें रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है। So now what is the purpose of keeping potassium hydroxide solution in test tube X and Y? To absorb CO2 released during respiration.
What is the purpose of keeping boiled peas in soaked in disinfectant? जो हमने boiled peas रखी हैं यहाँ पे, वो disinfectant में soak करके क्यों रखी हैं? Again to avoid fermentation, ताकि anaerobic respiration ना हो और CO2 produce ना हो यहाँ पे, और हमारे रिजल्ट्स नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे. वाई इज कलर्ड वाटर रिजन इन ट्यूबिंग? मैंने अभी आपको बताया कि जर्मिनेटिंग सीड्स O2 यूज़ करेंगे और वैक्यूम क्रिएट करेंगे, उसको वैक्यूम को फिल अप करने के लिए कलर्ड वाटर विल राइज. नेक्स्ट इज नेम द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच कॉजेज द अबव राइज. ये रेस्पिरेशन हो गई प्रोसेस. डिफाइन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, आप उसको डिफाइन कर दीजिए. नाउ अगेन देयर इज अ सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को. So next question, there was a disturbance. Okay, so the next question, the apparatus given was set up to demonstrate a particular process occurring in plants. Again you have to look at the experimental setup and analyze it and then go for the questions. अब देखो फ्लास्क A है, फ्लास्क B है, बीच में आपका जर्मिनेटिंग प्लांट है जो कि एक कवर्ड है एक बड़े से ग्लास जार से. अब देखो यहाँ पे क्या है, लाइम वाटर दे रखा है फ्लास्क ए में, इसका मतलब जो, अच्छा एयर इनकमिंग यहाँ से है, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करना है हमें. एयर इनकमिंग यहाँ से आपको दिख रहा है, एरो ऐसे बना हुआ है, तो एयर जो आ रही है, नाउ दिस इज गोइंग टू पास थ्रू दिस डिलीवरी फनल, डिलीवरी ट्यूब. यहाँ पे एक इन्होंने एड ऑन कर रखा है, एडिशन है यहाँ पे, ग्लास का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या फिल्ड है, सोडा लाइम. सोडा लाइम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है. तो सोडा लाइम का फंक्शन क्या है, टू अब्जॉर्ब CO2. सोडा लाइम केमिकली क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. तो इट इज गोइंग टू अब्जॉर्ब द CO2 कमिंग इन फ्रॉम द एयर. इसका मतलब हम क्या शो कर रहे हैं कि CO2 इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, हम शो करेंगे अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट वाले फ्लास्क में लाइम वाटर रखा हुआ है. तो अब यहाँ पे सोडा लाइम ने जो इनकमिंग एयर थी उसमें से CO2 को अब्जॉर्ब कर लिया. तो ये जो लाइम वाटर है फ्लास्क बी में, इट विल रिमेन एज सच, मीन्स इट विल रिमेन ट्रांसपेरेंट, इट विल नॉट टर्न मिल्की. लाइम वाटर नॉर्मली कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पानी जैसा होता है, जैसा पानी होता है. आपको एक ग्लास में लाइम वाटर दे दो, एक ग्लास में पानी दे दो, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, दे आर सेम टू लुक एट. सो द लाइम वाटर विल रिमेन एज सच, इट विल नॉट टर्न मिल्की. दैट शोज दैट कि जो एयर इनकमिंग एयर है उसमें से सारी CO2 इस सोडा लाइम ने क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर ली है. अब ये जो एयर है ये यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एंटर कर रही है इस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे ये ग्रीन प्लांट रखा है. ये ग्रीन प्लांट अगेन वी हैव कवर्ड विद दिस प्लांट विद अ ब्लैक क्लॉथ, ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी तो फिर CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी. तो ये भी कंफ्यूजन, सॉरी CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन के थ्रू वो अब्जॉर्ब हो जाएगी. तो यहाँ पे लाइम वाटर हो है, ये इट माइट नॉट टर्न मिल्की, क्योंकि जो CO2 रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस हुई वो फोटोसिंथेसिस में यूज अप हो गई. तो इसीलिए हम इस सेटअप को, इस ग्लास के अपैरेटस को ब्लैक क्लॉथ से प्रिवेंट कर देते हैं, कवर कर देते हैं, सो दैट द सनलाइट डज नॉट एंटर एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अवॉइडेड, प्रिवेंटेड. अब क्या हुआ, यहाँ पे एयर आई, यहाँ पे क्या हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, प्लांट ने रेस्पायर किया और CO2 रिलीज किया. अब ये जो प्लांट ने रेस्पिरेशन के थ्रू जो CO2 रिलीज किया है, ये ब्रीथ आउट एयर जो है यहाँ से जाएगी इस लाइम वाटर में, फ्लास्क ए में. एंड दिस लाइम वाटर, दिस पर्टिकुलर लाइम वाटर विच इज प्रेजेंट इन फ्लास्क ए विल टर्न मिल्की, which shows that CO2 was released during respiration by this particular plant. ठीक है. अब हम देखते हैं कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे. नेम द प्रोसेस रेस्पिरेशन. What is the object of the experiment? The object of the experiment is to show that CO2 is released, CO2 is produced during the respiration. Why soda lime placed in the tube? CO2 is soda lime is placed here to make the air CO2 free, so that it absorbs all the CO2 from the incoming air. Then what is the next, what change if any would you observe in the lime water in flask A and in flask B? In each case give a reason for your answer. फ्लास्क A और B में क्या चेंज होगा ये आपसे पूछा है. फ्लास्क B पहले देखते हैं. फ्लास्क B में the lime water will remain clear, it will remain transparent because there was no CO2 in the incoming air, whereas in flask B the lime water will turn
How will it change? It will turn milky because there's CO2 coming in from the plant which is respiring. तो CO2 आ रही है उस plant के through, इस delivery tube के through यहाँ पे enter कर रही है, and that is why it is going to turn this particular lime water in flask A as milky because of the formation of calcium carbonate. Calcium carbonate क्या होता है? जो marble होता है ना, that is chemically calcium carbonate, संगमरमर का पत्थर. इन ईच केस, ठीक है, हमने रीजन भी बता दिया. मेंशन वन प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन टू इंश्योर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स. प्रिकॉशन हमने क्या लिया है कि हमारा ये जो ग्लास चेम्बर है, जो पूरा रेस्पिरेटरी चेम्बर था, विच कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ दिस कलर, ये पूरा जो चेम्बर है हमारा, हमने इसको ब्लैक क्लॉथ से प्रिवेंट कवर कर दिया जस्ट टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. गिवन ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस, आप रेस्पिरेशन की इक्वेशन दे दीजिए. इट इज गिवन देयर. नाउ अगेन अनदर एक्सपेरिमेंट. 2 थर्मस फ्लास्क्स, one containing moist seeds and one containing dry seeds. ये सेटअप आपको दिख रहा है, और इन दोनों में क्या है? थर्मोमीटर अटैच्ड है. आपको दिख रहा है थर्मोमीटर कनेक्टेड है दोनों से. इसका मतलब ये इस प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, कि रेस्पिरेशन हो रही है और रेस्पिरेशन के थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, हमारा मेन यहाँ पे पर्पस क्या है? टेम्परेचर लगाया, थर्मोमीटर लगाया तो हम टेम्परेचर को रीड करने वाले हैं. तो ये देखो, एक फ्लास्क में, फ्लास्क ए जो है, इसमें कैसे सीड्स हैं? मॉइस्ट सीड्स हैं, तो इनमें रेस्पिरेशन होगी, 100% होगी. फ्लास्क बी में ड्राई सीड्स हैं, इनमें रेस्पिरेशन होगी, नहीं होगी. तो थर्मोमीटर किस में राइज करेगा? फ्लास्क ए में थर्मोमीटर राइज करेगा क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है. फ्लास्क बी में थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज नहीं करेगा क्योंकि उसमें देयर इज नो हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज देयर इज नो रेस्पिरेशन गोइंग ऑन. अब हम देखते हैं क्या है. The two thermos flasks, one containing moist seeds and another containing dry seeds, were fitted with thermometers in cotton wool plugs as shown in the diagram. इनको कॉटन वुल से सील भी कर दिया है. आफ्टर अबाउट 48 आवर्स, 2 दिन के बाद, द टेम्परेचर इन द फ्लास्क ए वॉज फाउंड टू बी मच हायर देन एज कम्पेयर टू फ्लास्क बी. स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ यूजिंग द अपैरेटस. इसमें हम क्यों यूज कर रहे हैं? वी शोइंग दैट हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. Explain why a rise in temperature occurs in flask A. Flask A में respiration हो रही है, that is why it registers an increase in temperature. If 5% formalin was not used after boiling the seeds, the temperature of flask B would have risen considerably. Explain. Very interesting. अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्लास्क बी में इन्होंने क्या यूज़ किया है? 5% फॉर्मलिन का सोल्यूशन यूज़ किया है, फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, फॉर्मलिन का सोल्यूशन यूज़ किया है 5%. क्यों यूज़ किया है? ताकि इसको हमने यूज़ किया है एज अ डिसइंफेक्टेंट या टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ. फॉर्मलिन क्या करेगा? बैक्टीरियल ग्रोथ, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देगा, और बैक्टीरिया ग्रो नहीं होंगे तो ये नॉर्मल्स रहेंगे सीड्स. अगर इसमें फर्मेंटेशन हो गई, अगर इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर गए, तो वो एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे एंड दे विल आल्सो प्रोड्यूस हीट. तो वो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सीड्स रेस्पायर कर रहे हैं या बैक्टीरिया रेस्पायर कर रहे हैं. तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो फिर इतना क्लियर रिजल्ट नहीं देगा आपको. सो दैट इज द रीज़न. वाई वर द फ्लास्क इन्वर्टेड? अब फ्लास्क को सीधा करके भी तो रख सकते थे, इनको उल्टा करके क्यों रखा? इसलिए उल्टा करके रखा दैट द सीड्स कंप्लीटली सराउंड द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर. बल्ब जो है वो इधर है ना, ये जो सारा रीडिंग उल्टा रखा हुआ है, ये थर्मोमीटर का बल्ब जो है ये अंदर जाएगा, ये उल्टा थर्मोमीटर लगा रखा है. माय गॉड, मैंने भी नोटिस नहीं किया. थर्मोमीटर का ये जो बल्ब है ना, ये इस तरफ आएगा, ये इधर होगा, और यहाँ पे थर्मोमीटर की बैक होगी. यहाँ पे भी थर्मोमीटर का बैक इधर होगी और बल्ब इधर होगा. ठीक है, ये उल्टा थर्मोमीटर इन्होंने डायग्राम में बना दिया. एंड एक्यूरेट रीडिंग कैन बी नोटेड. ये इसलिए उल्टा करके रखा है ताकि जो थर्मोमीटर का बल्ब है ना, ये चारों तरफ से सीट से सराउंडेड रहे. Okay. Next, the adjoining figure shows an experiment. Again आपको एक experiment दिख रहा है. अब आप इसको पढ़िए और then you answer the questions which are being given to you. अब ये हम पहले भी कर चुके हैं कि एक ट्रॉफ है जिसमें मर्करी फिल्ड अप है, और एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें मर्करी फिल्ड अप है. उसके बॉटम में, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में हमने जर्मिनेटिंग सीड्स डाले, उसके बाद उसको मर्करी से फिल करके मर्करी फिल्ड ट्रॉफ में इन्वर्ट कर दिया, बहुत आराम से थंब लगा के, ताकि एयर इंट्रोड्यूस ना हो पाए उसमें. अब इसको थोड़ी देर के लिए रखा, फिर आप इसमें ऑब्जर्व करिए.
ओके एंड देन ओके पहले हम स्टेप वाइज चलते हैं. व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू शो दैट anaerobic respiration takes place. या germinating seeds undergo anaerobic respiration. It is to demonstrate anaerobic respiration. राइट द केमिकल इक्वेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन की आप केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए. 1 molecule of glucose gives 2 molecules of ethyl alcohol plus 2 molecules of CO2 plus a little bit of energy. That is only 2 ATP of energy are being produced here. Draw neat labeled diagram of the apparatus as would appear after 24 hours. After 24 hours क्या होगा? ये germinating seeds थोड़ी सी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे. ये जर्मिनेटिंग सीड्स CO2 प्रोड्यूस करेंगे थोड़ी सी. तो वो जो CO2 है ना, वो टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी और मर्करी को थोड़ा सा पुश करेगी. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा खाली स्पेस देखने को मिल जाएगा टेस्ट ट्यूब के बॉटम में. तो यहाँ पे देखो CO2 प्रोड्यूस हो रही है. CO2 की वजह से ये टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस आ गया है क्योंकि CO2 यहाँ पे इकट्ठी हो गई. CO2 को निकलने की और कोई जगह तो मिल नहीं रही है. सब जगह मरकरी है. मरकरी से ब्लॉक्ड है पूरा सिस्टम, पूरा अपैरेटस. तो CO2 जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी. The soaked seeds used in the experiment have their seed coats removed. Give reason for the same. Seed coat remove कर दिया है क्योंकि देखो एक तो वो चारों तरफ से ना सीड्स जो हैं वो मर्करी से सराउंडेड है. उनको वैसे ही एयर नहीं मिल रही है, वो कैसे रेस्पायर करेंगे? तो अब उनको एनरोबिक रेस्पिरेशन करनी है. तो क्या होगा कि अगर सीड कोट को रिमूव कर देंगे तो जो वो सरफेस है, उनकी जो गैसियस डिफ्यूजन है वो आसान हो जाएगा क्योंकि सीड कोट हार्ड होता है. तो द रिमूवल ऑफ सीड कोट उसका कोई पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा वो नहीं है. इट इज़ ओनली टू फैसिलिटेट द ईजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. दैट इज़ द ओनली रीज़न. Next is an experimental setup was set up to show the respiration germinating seeds. If there is any mistake in the diagram, अच्छा, अब आपको एक डायग्राम दे रखा है, आप उसको चेक करिए कि इसमें कोई गलती तो नहीं है. और गलती है तो उसको दोबारा रीड्रॉ करिए, लेबल करिए. ये वही है जो आपने पहले पढ़ चुके हैं कि आपने 4 फ्लास्क लिए हैं ABCD. एक में कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन है, एक में लाइम वाटर, एक में जर्मिनेटिंग सीड्स हैं अगर लाइम वाटर है. अभी जो कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन है इसमें सबसे पहले एयर एंटर करेगी. तो ये कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन क्या करेगा? ये इट विल अब्जॉर्ब, क्या क्या अब्जॉर्ब करेगा? CO2 को अब्जॉर्ब कर लेगा. तो ये जो एयर गई है यहाँ पे फ्लास्क B में, इट इज़ फ्री ऑफ CO2. तो यहाँ पे द लाइम वाटर विल रिमेन क्लियर, इट विल नॉट टर्न मिल्की. अब यहाँ पे C में देखिए जर्मिनेटिंग सीड्स हैं. सीड्स जर्मिनेट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, दे आर प्रोड्यूसिंग CO2. तो अब यहाँ पे जो यहाँ से जो एयर जा रही है जर्मिनेट फ्लास्क C के थ्रू हो गए, फ्लास्क D में जो एयर जा रही है वहाँ पे दिस लाइम वाटर विल टर्न मिल्की. इट विल टर्न मिल्की. वाई? क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड्स जो हैं वो CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं सिंस दे आर रेस्पायरिंग. तो ये आपका हो गया डायग्राम. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा इन फ्लास्क A? फ्लास्क A में कॉस्टिक सोडा का फंक्शन है टू अब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द इनकमिंग एयर. व्हाट चेंज विल बी नोटिस्ड इन द लाइम वाटर इन फ्लास्क B and D? B and D में क्या नोटिस करेंगे आप? B में द लाइम वाटर विल रिमेन एज सच, इट विल रिमेन क्लियर क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन था इसी ने सारी की सारी CO2 अब्जॉर्ब कर ली. तो ये लाइम वाटर जो है इट विल रिमेन क्लियर. ये लाइम वाटर कैसा रहेगा? क्लियर रहेगा. और D में मिल्की हो जाएगा क्योंकि यहाँ से जो जर्मिनेटिंग सीड्स ने जो CO2 प्रोड्यूस किया ड्यू टू देयर रेस्पिरेशन, इट एंटर्स फ्लास्क D एंड इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की. ओके, यही क्वेश्चंस थे आपके. यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर मिस्टेक है तो आप रीड्रॉ करो उसको और लेबल करो. तो मिस्टेक तो मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखी, इन्होंने रीड्रॉ कर दिया है उसको. सेम चीज़ है लेकिन इसमें सेम चीज़ है. इसमें मेरे को आई डोंट थिंक देयर वाज एनी मिस्टेक इन देयर. एरो की डायरेक्शन भी सही है. हाँ ठीक है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. In the adjoining figure, a certain experiment which was performed, वही मर्करी वाला एक्सपेरिमेंट है,
व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट, ये आप कई बार कर चुके हैं. क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन. रीड्रॉ द फिगर एज वुड हैव बीन ऑब्जर्व्ड एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ये फिगर आपको दी गई है जहाँ पे कि यहाँ पे CO2 इकट्ठी हो रखी है. अब ये कह रहे हैं कि इसको रीड्रॉ करो कि स्टार्टिंग में कैसा था. स्टार्टिंग में आप पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब को मर्करी से फिल कर देंगे. दैट्स इट. ये रहा. राइट द केमिकल इक्वेशन. ये केमिकल इक्वेशन हो गई आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन की. ठीक है. 2 ATP ऑफ एनर्जी आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. अब नेक्स्ट आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए. ब्रेन टीजर्स दे रखे हैं. ब्रेन टीजर्स आप देख लीजिएगा. प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करिए, ज़रूर करिए, और इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो. ओके, देन योर सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट. प्लीज डू दिस, and if you are able to do it, that means you are ready with your chapter. Okay, so that's it about this chapter. Next हम मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपका नेक्स्ट चैप्टर. मिलते हैं उसमें. टेक केयर. अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. टेक केयर. ऑल द बेस्ट.